Hello everyone, welcome to my class. I hope you all are good and doing good. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक मोस्ट बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ है फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ओम्स लॉ में क्या बताता है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it provided all physical conditions and temperature remain constant। चलिए देखते हैं ओम्स लॉ को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओम्स लॉ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसे लिखना होगा अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, जिसको हम लिखते हैं V इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाई R, जहाँ पे V हमारा होता है वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, I होता है करंट इन द कंडक्टर और R होता है रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर। R को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। अगर हम ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करना चाहें इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस और इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट, और हम फाइंड करना चाहें करंट और रेजिस्टेंस थ्रू द ओम्स लॉ, तो हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू V is divided by R और R is equals to V is divided by I, जहाँ पे हमारे I है करंट इन द कंडक्टर, V है वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर और R है रेजिस्टेंस थ्रू द कंडक्टर। अब मेन चीज़ आती है कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ पे ट्रू होल्ड्स करता है। अगर हमारा प्रोवाइडेड टेम्परेचर और अदर फिजिकल फैक्टर्स कांस्टेंट है तभी हमारा ओम्स लॉ ट्रू होल्ड करेगा। अगर हम ओम्स लॉ की डेफिनेशन की बात करें कि हम लिखेंगे कैसे, तो हम इसको लिखेंगे ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अगर हम ओम्स लॉ इक्वेशन की बात करें, मतलब अगर हम ओम्स लॉ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हम लिखेंगे V इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाई R, जहाँ पे V हमारा है वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, I है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर और R रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। अब हम इसको कुछ सर्किट डायग्राम्स, डिफरेंट बैटरी वोल्टेज, डिफरेंट टोटल रेजिस्टेंस के लिए करंट ऑब्टेन करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, हमें 3 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, 6 ओमेगा जिसका रेजिस्टेंस है। अगर हम करंट फाइंड करना चाहें तो हमने ओम्स लॉ में जस्ट अभी पढ़ा है I इज इक्वल्स टू V इज डिवाइडेड बाई R। V मतलब वोल्टेज हमें गिवन है 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस मतलब 6 ओम, और अगर हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें 3 इज डिवाइडेड बाय 6 तो सिंपली हमें आंसर मिल जाएगा 0.5 एम्पियर, जो हमारी करंट की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें 6 वोल्ट की बैटरी प्रोवाइडेड है और टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम प्रोवाइडेड है। अगर हम यहाँ पे करंट निकालना चाहेंगे तो हमें 1 एम्पियर सिंपली करंट मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें 9 वोल्ट की बैटरी वोल्टेज गिवन है और 6 ओमेगा रेजिस्टेंस गिवन है। सो यहाँ से अगर हम करंट की वैल्यू निकालेंगे, सेम फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे, 9 वोल्ट इज डिवाइडेड बाय 6 ओमेगा, तो हमें 1.5 एम्पियर करंट की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, हमें 3 वोल्ट की बैटरी गिवन है और 12 ओम रेजिस्टेंस गिवन है। यहाँ से अगर हम करंट की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 3 वोल्ट इज डिवाइडेड बाय 12 ओमेगा और हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी 0.25 एम्पियर। ओम्स लॉ को और अच्छे से समझने के लिए हम ओम्स लॉ के कुछ सोल्व्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ द resistance of an electric iron is 50 ohmega and a current of 3.2 ampere flows through the resistance. Find the voltage between 2 points. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें क्या क्या प्रोवाइडेड है। जैसे रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज 50 ओमेगा, मतलब हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड है, एंड अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, मतलब हमें करंट प्रोवाइडेड है, और हमें क्या फाइंड करना है, वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमारा ओम्स लॉ क्या स्टेटमेंट देता है, V इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाई R। हमें I की वैल्यू भी गिवन है और R की वैल्यू भी गिवन है। अब सिंपली I और R की वैल्यू हमें फॉर्मूला में पुट करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। I मल्टीप्लाइड बाई R मतलब 3.2 एम्पियर इज मल्टीप्लाइड बाई 50 ओमेगा और हमें वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी 160 वोल्ट। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल 2 हमारा क्या कह रहा है,
An EMF source of 8 volt is connected to a purely resistive electrical appliance, a light bulb. An electric current of 2 ampere flows through it. Consider the conducting wires to be resistance free. Calculate the resistance offered by the electrical appliances. अब सेम थिंग हमको इस क्वेश्चन में भी करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या प्रोवाइडेड है. एन EMF सोर्स ऑफ 8 वोल्ट, मतलब हमें वोल्टेज प्रोवाइडेड है. नेक्स्ट लाइन में देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, मतलब हमें करंट की वैल्यू गिवन है. और कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस. तो ओम्स लॉ से हमने जो फॉर्मूला रिड्यूस किया था रेजिस्टेंस के लिए, वो हमारा क्या आया था, R इज इक्वल्स टू V इज डिवाइडेड बाय I. V मतलब वोल्टेज, वोल्टेज की वैल्यू हमें गिवन है 8 वोल्टेज. I मतलब करंट, करंट की वैल्यू हमें गिवन है 2 एम्पियर. तो सिंपली V और I की वैल्यू फॉर्मूला में पुट करेंगे. 8 वोल्ट इज डिवाइडेड बाय 2 एम्पियर और हमें आंसर मिल जाएगा 4 ओमेगा. तो हमारी रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 4 ओमेगा. अब देखते हैं कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर यूजिंग ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ से हम इलेक्ट्रिकल पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल पावर आखिर होता क्या है. इलेक्ट्रिकल पावर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है. जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स में चेंज कर दें तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है वाट और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से. फॉर्मूला क्या होता है पावर का, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट P इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाई I. अगर हमें पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा V स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय R. ये V स्क्वायर कैसे आता है, ओम्स लॉ से, जो कि हमने पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाई R. सेम ऐसे ही P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R हो जाएगा अगर हमें करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में वैल्यू चाहिए पावर की. अब हम देखते हैं कि ओम्स लॉ के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं. ओम्स लॉ के एप्लीकेशंस देखते हैं. अगर हमें किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट डिटरमाइन करना है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ओम्स लॉ का. ओम्स लॉ का एक इम्पोर्टेंट यूज़ ये भी है कि ओम्स लॉ मेंटेन्स द डिज़ायर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, और इसको हम DC एमीटर और DC शंट्स में भी यूज़ करते हैं टू डाइवर्ट द करंट. ये तो हुए ओम्स लॉ के एप्लीकेशंस. अब हम देखते हैं ओम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं. ओम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस भी आए. ओम्स लॉ के लिमिटेशन सबसे पहला ये था जो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि ओम्स लॉ केवल तभी ट्रू होल्ड करेगा जब हमारे फिजिकल फैक्टर्स और टेम्परेचर कांस्टेंट रहें. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है ओम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर unilateral electrical elements like diode and transistor as they allowed the current to flow through in one direction only. मतलब क्या है कि जो हमारे यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं जैसे डायोड्स, ट्रांजिस्टर हुए, उसमें ओम्स लॉ हमारा एप्लीकेबल नहीं होता. क्यों, क्योंकि उसमें केवल एक डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होता है. सेम ऐसे ही फॉर नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स विद पैरामीटर्स लाइक कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, etc. The ratio of voltage and current won't be constant with respect to time, making it difficult to use Ohm's law. तो ये हुए Ohm's law के applications और Ohm's law के limitations. और ये टॉपिक हमारे यहीं पे ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है. आई होप आप सभी को Ohm's law बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे. अगर आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कोई डाउट रहा होगा. Thank you for listening me carefully.